हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। आज हम बेजुबान इश्क का 33वां भाग लेकर आ गए हैं। और इस स्टोरी में आप सब ने अभी तक देखा है कि शूद्र अंजलि को हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए ले जाता है। तभी वापस लौटते समय अंजलि को उसकी दादी माँ के द्वारा बताया गया रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले जाता है। और वहाँ पे खाने की डिस्कस करते करते अंजलि शूद्र से आयुष की माँ के बारे में पूछ लेती है। अब आगे शूद्र की बात सुनने के बाद कि आयुष उसका सगा बेटा नहीं था, अंजलि की आंखें तो हैरानी से फैल ही गई थीं। उसे तो कभी महसूस ही नहीं हुआ था कि आयुष शूद्र का सगा बेटा नहीं था, क्योंकि शूद्र इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत तो हमेशा आयुष को ही देता था। लेकिन अगर आयुष आपका बेटा नहीं है तो फिर किसका है, और आपने उसे क्यों अडॉप्ट किया? अंजलि ने हैरानी से शूद्र की तरफ देखते हुए सवालिया निगाहों से पूछा। आयुष मेरे दोस्त का बेटा है, जिसने मेरे लिए अपनी जान गंवा दी। जाते जाते उसने मुझे एक वादा दिया था कि हमेशा उसके बेटे का ख्याल रखूंगा। इसलिए उसी वादा को पूरा करने के लिए मैं आयुष को अडॉप्ट कर लिया और अपने बेटे की तरह उसे अपना नाम दिया। शूद्र ने अंजलि के सामने अपने और आयुष के रिश्ते की सच्चाई बताते हुए कहा। वही अंजलि को तो हैरानी हो रही थी कि आज के ज़माने में आखिर कोई कैसे किसी दूसरे के बच्चे को इतना प्यार से पाल सकता था। शूद्र तो अपने वादे को पूरा करने के लिए आयुष को पाल रहा था, वही दूसरी तरफ शूद्र की फैमिली का आयुष को अपने ही प्यार में रखती थी, जो आजकल कहीं देखने को मिलता नहीं था। अंजलि तो इंद्रजीत के सगे भाई की बेटी थी, फिर भी इंद्रजीत ने हमेशा उसका गलत फ़ायदा ही उठाया था, कभी उसे प्यार नहीं दिया। और वही दूसरी तरफ सूर्यवंशी फैमिली शूद्र के किसी दोस्त के बच्चे को इतने प्यार से पाल रही थी। ऐसी फैमिली का हिस्सा होना अंजलि के लिए काफ़ी गर्व की बात थी। हमारी यानी हम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कभी भी कोई राज रहे, और मुझे विश्वास है कि तुम कभी किसी को ये बात नहीं बताओगी, और ख़ासकर आयुष को तो इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। शूद्र जी अंजलि की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए कहा। मैं कभी आपको ये विश्वास टूटने नहीं दूंगी। मैं वादा करती हूँ कभी भी आयुष को इस बात का पता नहीं चलने दूंगी कि वो इस परिवार का बच्चा नहीं है। ये बात जानकर आयुष के लिए मेरे प्यार में कभी भी कमी नहीं आएगी। आपका दिया वादा अब मेरा दिया वादा है, हम दोनों साथ मिलकर आयुष की अच्छी परवरिश करेंगे। अंजलि ने शूद्र के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। अंजलि के बात से शूद्र के दिल को काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। उसने एक स्माइल के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। लेकिन शूद्र जी, आयुष की माँ, क्या वो भी इस दुनिया में नहीं है? अंजलि ने कुछ सोचने के बाद शूद्र से सवाल किया। अंजलि के सवाल ने शूद्र को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था। उसके चेहरे पर एक अलग से एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे थे, कुछ नफरत के, कुछ परेशानी के मिले जुले से भाव शूद्र के चेहरे पर देख अंजलि थोड़ा कंफ्यूज थी। इससे पहले अंजलि शूद्र से कोई और सवाल पूछ पाती, शूद्र ने उससे पहले ही अपनी बात कह दी। भारती भी अब इस दुनिया में नहीं है। आयुष अब सिर्फ मेरा और तुम्हारा बेटा है, और किसी का उसे पर कोई हक नहीं है। शूद्र ने थोड़े चिड़चिड़े हुए भावों के साथ अंजलि को जवाब दिया। अंजलि शूद्र के बोलने के तरीके से ये तो समझ गई थी कि उसने सच नहीं कहा था। जरूर ही आयुष की माँ जिंदा थी, और किसी कारण से शूद्र उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था। शूद्र की नफरत तो उसकी बातों में, उसकी आंखों में झलक रही थी।
अंजलि नहीं चाहती थी कि शूद्र अब बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए उसने उस बारे में ज़्यादा बात करना ठीक नहीं समझा। वैसे हम आयुष को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कब बताएंगे? अंजलि ने शूद्र की तरफ देखते हुए पूछा। अंजलि की बात सुनकर उधर अपने ख्वाबों में से बाहर वो आ गया और उसकी बात के बारे में सोचने लगा। अभी कुछ देर तो ना बताना ही ठीक है। मैं बाद में उसे इस बारे में बात करूँगा। वो भी बच्चा है तो इन सब बातों के बारे में समझ नहीं पाएगा। शूद्र ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन अभी मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। आप प्लीज़ मेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम मंगवा दो। अंजलि ने शूद्र की तरफ देखते हुए एक बेबी फेस बनाकर कहा। शूद्र के चेहरे पर अंजलि का चेहरा देखकर मुस्कुराहट आ गई। शूद्र ने वेटर को बुलाकर उन दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया और अंजलि के मुताबिक चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर किया। अंजलि ने कुछ ही देर में अपनी बातों से शूद्र को बुरे ख्यालों से बाहर निकाल दिया और वो बड़े प्यार से एक साथ खाना खाकर रेस्टोरेंट से खुशी खुशी बाहर आ गए। वहीं दूसरी तरफ पायल ने अपना पूरा कमरा बिखरा कर रखा हुआ था। कमरे में ज़्यादातर चीज टूटी फूटी पड़ी थी। पायल ने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि अंजलि आज घर वालों के से मिलने सूर्यवंशी मेंशन जाने वाली थी, जहां निखिल के साथ 2 साल तक रहने के बाद वो आज तक उसे अपने घर ना ले जा सके। वही अंजलि ने 1 महीने में ही शूद्र का दिल जीत लिया और उसके परिवार से मिलने आज उसके घर जा रही थी। तुमने मुझे सब कुछ छीन लिया है। मीडिया वालों के सामने कल तुमने मेरी इंसल्ट करवाई, मेरे भाइयों की नज़र में मुझे गिरा दिया और वहाँ तक कि मेरे बॉयफ्रेंड को भी अब तुम मुझसे छीन रही हो। अंजलि, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगी। मैं सूर्यवंशी खानदान में तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी। पायल ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। पायल की आंखें गुस्से और हैरानियों की वजह से लाल हो चुकी थी। वो अपने दिमाग में अंजलि को उसे घर से निकालने का प्लान बना रही थी। जल्दी उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। अब देखती हूँ कैसे तुम मेरे भाई से शादी कर पाती हो। वो खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेगा। पायल एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कही। कुछ देर में पायल भी सज धज के आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम पहली बार सूर्यवंशी मेंशन आ रही हो। तुम्हारा स्वागत करने तो मुझे आना ही होगा। जो सब कुछ तुमने मुझसे छीना है मैं दोबारा तुमसे छीन लूँगी। जब पूरे शहर में तुम्हारी और भाई की ब्रेकअप की बात चलेगी, तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। जहाँ तुम आज अपनी शादी की बात करने जा रही हो ना, वहाँ मैं अपने और निखिल की शादी पक्की करवाऊंगी और तुम देखते ही रह जाओगी। पायल ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। लगभग शाम के 6 बज चुके थे और सूर्यवंशी फैमिली के सभी लोग शूद्र और अंजलि के आने का इंतजार कर रहे थे। सूर्यवंशी मेंशन में शूद्र के मॉम, दादा और दादी, आयुष और मोहित ही रहते थे। शूद्र बहुत कम घर आया जाया करता था। पूरे घर को आज इस तरह सजाया गया था मानो उस घर में आज कोई फंक्शन हो। शूद्र की दादी और माँ किचन से पूरा दिन बाहर नहीं आई और अंजलि के लिए तरह तरह के पकवान ही बनाती रहीं। आज उन दोनों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि आज उनका बेटा होने वाली बहू के साथ आने वाला था। दादी माँ, वो लोग आ गए। मोहित ने एक मुस्कुराहट के साथ मेन डोर की तरफ देखते हुए कहा। अंजलि शूद्र के साथ थोड़ा हिचकती हुई उसके साथ अंदर बढ़ रही थी। उसने आज खूबसूरत सी लाइट पिंक कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। अंजलि के रेशम में से खुले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे।
हॉस्पिटल से वापस आने के बाद अंजलि स्पेशली तैयार होकर यहाँ आई थी। हालांकि उसने मेकअप बहुत कम किया हुआ था, लेकिन फिर भी अंजलि बेहद खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि उसके चेहरे के फीचर्स ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे, जिन्हें मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। रुको रुको, ऐसे अंदर मत आओ। शूद्र की माँ ने अपने हाथों में पूजा की थाल पकड़कर आगे आते हुए कहा। शूद्र और अंजलि वहीं रुक गए। तुलसी जी ने आगे जाकर शूद्र और अंजलि की एक मुस्कुराहट के साथ आरती की। अंजलि के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी, लेकिन शूद्र तो अकड़ू, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन साफ नहीं थे। आरती करने के बाद शूद्र के मॉम ने थाली एक नौकरानी को पकड़ा दी और शूद्र के साथ अंजलि की बलाएं लेते हुए अंजलि का हाथ पकड़कर कहा, आओ अंदर आओ अंजलि। एक मुस्कुराहट के साथ शूद्र की मॉम के साथ घर के अंदर आ गई। अंजलि, ये शूद्र की दादी है, तुम्हारी होने वाली दादी सास। तुलसी जी ने दादी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनकी बात सुनकर अंजलि आगे बढ़कर दादी के पैर छूने लगी, लेकिन इससे पहले वो पूरी तरह से झुक पाती, दादी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटियों पर पैर नहीं छूती, उनकी जगह तो दिल में होती है। तुम भले ही इस घर की बहू बन जाओगी, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी बेटी हो। दादी की बात सुनकर अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल दादी ने अंजलि को अपने गले से लगा लिया। मानना पड़ेगा, शूद्र की पसंद तो काफ़ी खूबसूरत है। चलो, कम से कम एक अच्छा काम किया इसने, ये मेरे लिए एक बहू तो लाकर दिया। दादी ने एक मुस्कुराहट के साथ अंजलि की बलाएं लेते हुए कहा। तुलसी जी ने फिर अंजलि को शूद्र के डैड से मिलवाते हुए कहा, ये शूद्र के पापा हैं, मेरे पति और तुम्हारे होने वाले ससुर जी। नमस्ते अंकल। अंजलि ने एक मुस्कुराहट के साथ शूद्र के डैड को हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। नमस्ते। शूद्र के डैड ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। अंजलि को उनके व्यवहार में कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि उसे लगा कि शायद शूद्र के डैड भी शूद्र की तरह ही लोगों से ऐसे ही मिलते होंगे। अगले ही पल आयुष वीडियो से भागता हुआ नीचे आ रहा था। मॉम, डैड, आप लोग आ गए। आयुष ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ अंजलि की तरफ भागकर आते हुए बोला। आयुष को देखकर तो अंजलि का सारा ध्यान आयुष की तरफ चला गया। उसने एक मुस्कुराहट के साथ अपनी बाहें फैलाकर आयुष को अपनी बाहों में वेलकम किया। अंजलि ने आयुष को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी गाल पर किस किया। आंटी, आपको पता है मैं कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था। मुझे आपको अपना पूरा घर दिखाना है, और ख़ासकर मेरा कमरा। चलिए मेरे साथ। आयुष ने अंजलि की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ कहा। अंजलि ने फिर तुलसी जी की तरफ देखा, जिन्होंने हाँ में पलकें झुका दी। तुलसी जी की परमिशन मिलने के बाद अंजलि आयुष के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। अंजलि के जाते ही दादी ने थोड़ा गुस्से वाला मुंह बनाकर शूद्र के डैड की तरफ देखा। तू कभी नहीं सुधरेगा ना, ये क्या तरीका है किसी से मिलने का। दादी माँ ने शूद्र के डैड को गुस्से से देखते हुए कहा। मैंने क्या किया माँ, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? देव यानी कि शूद्र के डैड ने दादी माँ से पूछा। मेरी बहू पहली बार इस घर में आई, और अगर तूने अपने इस करेले जैसे मुंह से मेरी बहू को डराया ना होता तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सच कह रही हूँ, बच्चों के सामने ही तेरे कान खींच दूंगी। दादी ने गुस्से से देव की तरफ देखते हुए कहा। शूद्र ने गला साफ किया और दादी की तरफ देखते हुए कहा, मैं देखता हूँ कहीं आयुष अंजलि को तंग ना करे। शूद्र इतना ही कहकर हॉल से चला गया। वही तुलसी जी अपने मुंह में हंसी दबाए खड़ी थीं, लेकिन शूद्र के डैड तो मुंह बनाए दादी की तरफ देख रहे थे।
माँ, बच्चों के सामने तो मेरी इज्जत का ख्याल रखा करो। आप जानती हैं मैं ऐसा ही हूँ। शूद्र की मर्जी है, उसे जिससे शादी करनी है करे। मैंने कुछ कहा क्या? देव ने मुंह बनाते हुए दादी माँ से कहा। तो कुछ बोल कर तो बता, फिर बताती हूँ। मेरी बहू से अच्छे से पेश आ। शूद्र ने एक अच्छी लड़की की पसंद की है। तेरे उसे दोस्त की बेटी से तो लाख गुना ज़्यादा अच्छी और संस्कारी है। मुझे मेरे पोते की पसंद पर नाज है। तूने तो उसे पता नहीं कैसी कटे फटे कपड़े पहनने वाली थमा देना था। दादी ने देव की तरफ देखते हुए कहा। देव दादी की और ताने सुनने के मूड में नहीं थे, इसलिए वो चुपचाप वहां से अपने स्टडी रूम की तरफ चले गए। देव के जाते ही तुलसी और दादी एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंसने लगी। वही दूसरी तरफ शुद्ध अंजलि के साथ आयुष के कमरे में बैठा हुआ था, जो अंजलि को अपना कमरा दिखा रहा था। आयुष के कमरे में उसकी काफ़ी सारी तस्वीर लगी हुई थी और काफ़ी सारे खिलौने पड़े हुए थे। आयुष एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अंजलि को अपने खिलौने दिखा रहा था और अंजलि भी उतने ही खुशी के साथ उसकी बातें सुन रही थी। तुम्हें मेरी फैमिली अच्छी लगी ना? शूद्र ने अंजलि के कानों में फुसफुसाते हुए पूछा। भला इतनी प्यारी फैमिली किसे पसंद नहीं आएगी? आप सच में बहुत लकी हैं शूद्र जी, आपको इतना प्यार करने वाली फैमिली मिली। अब जानते हो, मैं हमेशा से ही ऐसा परिवार चाहती थी। अंजलि ने शूद्र की तरफ देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा। और मेरी फैमिली हमेशा से ही तुम जैसी बहू चाहती थी। पंडित जी ने इस महीने की 15 तारीख को डेट निकाली है और उस दिन तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगे डार्लिंग। शूद्र ने अंजलि के कानों में लगभग फुसफुसाते हुए कहा और उसके कान पर किस कर लिया। शूद्र के ऐसा करने पर अंजलि को गुदगुदी हो रही थी। उसने थोड़ा सा कसमसाते हुए कहा। शूद्र जी, क्या कर रहे हो? आयुष देख लेगा। आयुष का ध्यान इस वक्त अपने खिलौनों पर था, इसलिए वो बिना शूद्र और अंजलि की तरफ देखे ही उन्हें अपने खिलौने के बारे में बता रहा था और साथ साथ उनके साथ खेल भी रहा था। तो देखने दो, अब तो हमारे रिश्ते से उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शूद्र ने हल्के से अपना हाथ अंजलि की साड़ी के अंदर से उसके पेट पर रखते हुए कहा। शूद्र की कुछ तो शर्म कीजिए, बच्चों के सामने ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं लगता। अंजलि ने जल्दी से शूद्र का हाथ अपने पेट से हटाते हुए कहा। मॉम, ये देखो, ये है वंडर वुमैन। आयुष ने वंडर वुमैन वाले खिलौने को अंजलि की तरफ करके एक मुस्कुराहट के साथ कहा। अंजलि भी एक मुस्कुराहट के साथ खड़ी होकर आयुष के पास बैठ गई। इसके बाद आयुष उसे अपने बाकी खिलौने एक बड़ी सी स्माइल के साथ दिखाने लगा और अंजलि भी उसके साथ खेलने लगी। बेटे के आते ही मुझे भूल गई। बहुत अच्छे, इसका बदला तो मैं तुमसे रात को जरूर लूँगा डार्लिंग। शूद्र ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। कुछ देर बाद सभी लोग नीचे हॉल में बैठे हुए थे। अंजलि तुलसी जी और दादी माँ के बीच में बैठी हुई थी। शूद्र मोहित के साथ बैठा हुआ था। आयुष तो कभी यहाँ और कभी वहाँ राघव के साथ घूम रहा था, लेकिन शूद्र के दादा अभी भी अपने स्टडी रूम में थे। अंजलि बेटा, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में तुम आई हो। अब मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं होगी क्योंकि उसकी बीबी उसे संभाल लेगी। दादी माँ ने अंजलि के सर को सहलाते हुए कहा। अंजलि ने एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया। और मैं दादी, मेरी कोई फिक्र नहीं। आपको सारा प्यार क्या छोटे पोते के लिए ही है? कभी बड़े पोते के बारे में भी सोचा करो, उसकी ज़िंदगी में भी कोई होनी चाहिए। मोहित मुंह बनाकर दादी की तरफ देखते हुए कहा। मैंने तो सोचा था बेटा, लेकिन तू ही कभी मानता नहीं। चलो, छोटे बालों वाले ने में तो अकल आई, लेकिन तुम अब कौन
तुमसे शादी करेगा? 30 साल का बुढ़ा हो रहा है तो। दादी ने जानबूझकर मोहित को छेड़ते हुए कहा, दादी मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, और देख लेना मैं भी आपके लिए अंजलि जैसी ही एक अच्छी बहू लेकर लाकर आऊँगा। मोहित ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर दादी की तरफ देखते हुए कहा, जब लेकर आएगा तब देखूंगी, अभी ज़्यादा बातें मत बना। बड़ा आया मेरे लिए अंजलि जैसी बहू लाने वाला। 30 साल की उम्र में मेरे बच्चे बराबरी कर रहे थे, समझा। तुम दोनों के साथ रहते रहते तो राघव भी बिगड़ गया है। उसकी भी शादी की उम्र है, लेकिन अभी तक उसने भी शादी नहीं की। दादी ने मोहित को ताना मारते हुए एक तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, दादी इसमें भैया का कोई कसूर नहीं है। मुझे ही कभी कोई ऐसा नहीं मिली जिसे देखकर मेरा दिल धड़का हो। राघव ने दादी की तरफ देखते हुए कहा, भगवान करे जल्दी से तेरी जिंदगी में भी कोई आ जाए, वरना तू भी इसी तरह 30 साल का बुढ़ा हो जाएगा। फिर तुम्हारी दिल सिर्फ बीपी शुगर हाई होने की वजह से ही जोरों से धड़केगा। दादी ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, दादी आपने फिर से मुझे बुढ़ा बोला। मैंने कहा ना मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। मैं अगले महीने में ही अपनी घरवाली को मना कर ले आऊँगा। अब आप हम लोगों को ताने मत दो। पता नहीं कैसे सीरियस देखती हो, जिनके सारे डायलॉग बाद में हम पर बरसा देती हो। मोहित बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। मोहित की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। भाई दादी माँ को बाद में मना लेना, पहले अपनी होने वाली घरवाली को मनाओ। शूद्र ने मोहित के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, तू सही कह रहा है यार, छोटा भाई शादी कर ले और बड़ा भाई कुमारा अच्छा थोड़ी ना लगेगा। रिश्तेदार क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं जल्दी से अपने घरवाली को मना लेता हूँ, मोहित ने शूद्र के कान में फुसफुसाते हुए कहा। वो सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तभी दरवाजे से पायल और निखिल की एंट्री हुई, जिसे देखकर अंजलि और शूद्र का मुंह एकदम से चढ़ गया था। अंजलि और शूद्र दोनों ही निखिल और पायल को देखकर काफी ज्यादा चिढ़ गए थे। अंजलि का तो मन ही नहीं कर रहा था कि वो उसके होते वहां और रुक के, क्योंकि पायल ने जो उसके साथ पार्टी में व्यवहार किया था, उसके बाद अंजलि पायल की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। दादी माँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपको देखने चली आई। आपकी तबीयत अब ठीक है ना? पायल ने दादी माँ की तरफ आते हुए बोला। अंजलि को उसके अच्छे बनने का नाटक काफ़ी चुभ रहा था। अंजलि उसकी असलियत से अच्छी तरह से वाकिफ थी और उसकी एक्टिंग देखकर तो अंजलि को पायल के लिए तालियां बजाने का मन कर रहा था। कितने चेहरे हैं इस लड़की के, बाहर वालों के सामने कुछ और घर वालों के सामने सती सावित्री बनी फिरती है। राघव ने पायल को देखकर अपने मन में सोचते हुए कहा। पायल सीधा जाकर दादी माँ और अंजलि के बीच बैठ गई। उसका रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अजीब था, लेकिन दादी माँ और तुलसी जी को समझ नहीं आया। उनके अलावा सब समझ रहे थे कि उसने ये जानबूझकर किया था। मेरा बच्चा तू ठीक है ना? मैं कितने दिनों से तुम्हें कह रही थी मुझसे मिल जा, लेकिन तू ही बिजी थी। दादी माँ ने पायल को गले लगाते हुए कहा। पायल घर की क्लॉथ की बेटी थी, इसलिए दादी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। साथ ही पायल हमेशा ही घर वालों के सामने इतना अच्छा व्यवहार करती थी कि उससे अच्छा तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए घर वालों को भी वो फेवरेट थी। हालांकि शूद्र और मोहित के सामने उसकी सच्चाई आ चुकी थी, लेकिन अभी भी घर के बाकी मेंबर्स से अंधेरे में ये ही कि पायल एक संस्कारी लड़की थी। अरे दादी मैं सच में बहुत बिजी थी, और आप तो जानती ही हो मैं कुछ दिन में ही बेंगलुरु गई थी, अभी वापस आई हूँ। आज फ्री टाइम मिला तो सोचा क्यों ना निखिल को भी आप लोगों से मिला दूँ, और देखो आज तो भाई भी यहाँ पर है। पायल ने नाटक करते हुए कहा, जैसे उसे पता ही नहीं था कि शूद्र यहीं पर था।
अच्छा किया जो तू आ गई, इसी बहाने तुम दोनों अंजलि से भी मिलोगे। तुम्हारी शूद्र भैया की होने वाली वाइफ और तुम्हारी भाभी। दादी ने पायल की तरफ देखते हुए कहा। पायल एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया। तो उसकी ये मुस्कुराहट नकली थी, जिसके पीछे कई राज छुपे हुए थे। इसे तुम्हें पहले भी कई बार मिल चुकी हूँ, भाई ने मिलवाया है मुझे इनसे। आप निखिल से मिलिए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का CEO। पायल ने निखिल के पास जाकर उसकी बाजू पकड़ते हुए दादी माँ से कहा। पायल ने फिर आंखों ही आंखों में निखिल को दादी माँ के पैर छूने का इशारा किया, जिसके बाद निखिल और पायल दोनों ही आगे बढ़कर दादी माँ के पास आ गए और उन्होंने दादी माँ के पैर छुए। हमेशा खुश रहो बच्चा, दादी माँ ने पायल और निखिल के सर पर हाथ रखते हुए कहा। दादी माँ के पैर छूने के बाद पायल और निखिल ने तुलसी जी के पैर छुए। उन्होंने भी उन्हें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। पायल बेटा, अपनी होने वाली भाभी के भी पैर छू लो। अंजलि जितने साफ दिल की है, उसका आशीर्वाद तुम दोनों को जिंदगी हमेशा खुशहाल रखेगा। दादी ने पायल और निखिल की तरफ देखते हुए कहा। दादी की बात सुनकर निखिल और पायल के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। पायल को तो इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था वो अंजलि का गला दबा दी, लेकिन वो परिवार वालों के सामने अपनी अच्छी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। नहीं नहीं दादी माँ, इसकी क्या ज़रूरत है, अंजलि ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। अरे क्यों नहीं, छूने दो उसे तुम्हारे पैर, तुम इसकी होने वाली बड़ी भाभी हो। अंजलि, ऐसे तुम अपने आशीर्वाद से उसे कब तक टालोगी, कभी तो तुम्हारे पैर छूने ही हैं, तो क्यों ना आज ही छू लें। वो दोनों आज पहली बार हमारे घर आए हैं, बड़ों का आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है। मेरी तो शादी हुई नहीं है, अब तुम ही इसकी भाभी हो, चलो चलो। पायल निखिल साथ मिलकर अंजलि के पैर छुओ। मोहित ने सिचुएशन को देखते हुए मौके पर चौका लगा दिया। मोहित की बात सुनकर शूद्र और राघव भी मुस्कुराने लगे थे। पायल को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसने कभी भी अंजलि को अपनी भाभी नहीं माना था। वही निखिल तो इस वक्त कहीं गायब हो जाना चाहता था। पायल और निखिल के सामने एक अजीब सिचुएशन आ खड़ी थी। वो परिवार वालों के सामने अंजलि के पैर छूने से मना भी नहीं कर सकता था और उसके पैर छूकर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को लात भी नहीं मार सकता था। जानती हूँ बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, हंस लो, लेकिन जल्द ही तुम्हारी हंसी आंसुओं में बदल जाएगी, क्योंकि तुम कभी भी मेरी भाभी नहीं बन सकती। पायल ने अंजलि की तरफ देखते हुए मन में सोचा। अरे होने वाले दामाद जी, क्या सोच रहे हो, आपको भाभी हैं, वह ले लो आशीर्वाद। मोहित ने फिर से निखिल के जले पर नमक छिड़कते हुए कहा। पायल और निखिल के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने चुपचाप झुककर एक साथ अंजलि के पैरों को छुआ। हालांकि अंजलि को काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर काफ़ी हंसी भी आ रही थी, क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड उसके आगे सर झुकाकर उसके पैर छू रहा था। खुश रहो, अंजलि ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बस ये दो ही शब्द कहे। वही अंजलि के पैर छूने के बाद निखिल और पायल तो एकदम से जल चुके थे। वो जाकर भी अपने चेहरे पर से अपना वो गुस्सा छुपा नहीं पा रहे थे। वही राघव ने उन दोनों का मजाक बनाने के लिए अपने फ़ोन में उनकी तस्वीर ले ली थी। मोहित और राघव एक दूसरे को देखकर इशारों ही इशारों में निखिल का मजाक उड़ा रहे थे। वही निखिल को ये अपनी बेइज्जती लग रही थी। वो जानता था कि मोहित नहीं सब कुछ जानबूझकर किया है, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। क्या पायल मुझे यहाँ बेइज्जत होने के लिए लाई थी? इसकी वजह से आज मुझे अंजलि के पैर छूकर उसे अपनी भाभी की तरह ट्रीट करना पड़ा।
निखिल ने पायल को घूरते हुए अपने मन में सोचा। अंजलि अब ज़्यादा देर तक वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन तुलसी जी और दादी जी उसे जाने भी नहीं दे रहे थे। शूद्र सूर्यवंशी परिवार हॉल में बैठकर बातें कर रहा था, सिवाय शूद्र के डैड और आयुष के। शूद्र के डैड तो अपने स्टडी रूम में चुपचाप अपना काम कर रहे थे। शूद्र के डैड इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान थे, वो ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ आयुष अपने कमरे में सो चुका था। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया था तो अंजलि उन सबके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। वो आइडिया मोहित का ही था, क्योंकि आज सारा परिवार इकट्ठा था तो क्यों ना एक छोटी सी पार्टी कर ली जाए। वैसे भी अंजलि जल्दी उस घर की बहू बनने वाली थी, इसलिए तुलसी जी ने भी उसे रोका नहीं। शूद्र भी अंजलि की मदद करने उसके पीछे पीछे किचन में चला गया। देख रही है तुलसी, अंजलि की बदौलत पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ है कि हमारे घर में किसी मर्द ने किचन में पैर रखा हो। ऐसी मजाल है, कहीं पानी का गिलास पकड़ने भी किचन में चले जाएं। मुझे विश्वास है अंजलि के घर में आने के बाद बहुत से चमत्कार होने वाले हैं। उसने तो हमारे बेटे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हमारे बेटे के अंदर अंजलि की वजह से काफ़ी जज्बात देखने को मिल रहे हैं। दादी माँ ने तुलसी जी की तरफ देखते हुए कहा। जी माँ जी, अंजलि के आने के बाद शूद्र सच में काफ़ी बदल गया है और राघव ने मुझे ये बात पहले ही बताई थी कि अंजलि के आने के बाद शूद्र का गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो गया है और वो अब कई बार मुस्कुराता भी है। मैसेज में अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि अंजलि की वजह से ही सही, पर मेरे बेटा हमेशा खुश रहे। तुलसी जी ने दादी माँ की तरफ देखते हुए कहा। तुलसी जी और दादी माँ की बातें सुनकर पायल का दिल और ज़्यादा जलने लगा था। उसे अंजलि का अपने परिवार वालों को इतना पसंद आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ शूद्र अंजलि को पीछे से हक करके खड़ा था। अंजलि को भी उसका ही साथ होना काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे फिर भी इस बात का डर था कि कहीं उन दोनों को इस तरह कोई देख ना ले, नहीं तो परिवार वाले उनके बारे में क्या सोचेंगे कि शादी से पहले ही वो दोनों एक दूसरे कितने करीब खड़े थे। हालांकि ये अलग बात थी कि वो पहले ही काफ़ी कुछ कर चुके थे, जिस वजह से ही तो अंजलि प्रेग्नेंट थी। शूद्र जी, आप क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। अंजलि ने शूद्र से कहा, जो उसके बालों को सूख कर उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। आ जाने दो, देख लेने दो। सबको पता ही है हमारा रिश्ता क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? वही सोचेगा जो हकीकत है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। शूद्र ने अंजलि की गर्दन पर हल्के से किस करते हुए कहा। आप भी ना शूद्र जी बेशरम हो गए हो। अंजलि ने शूद्र के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ सोचा। हाँ, तुम्हें देखने के बाद सब शर्म हया भूल जाता हूँ डार्लिंग, क्या करूँ? शूद्र ने अंजलि को छेड़ते हुए कहा। शूद्र की बात सुनकर अंजलि एकदम से लाल हो गई। वैसे आज मज़ा तो काफ़ी आया डार्लिंग। निखिल का चेहरा देखने लायक था। मैं तो भाई को ट्रीट दूंगा, उन्होंने आज काफ़ी अच्छा काम किया है। शूद्र ने अंजलि को देखकर हंसते हुए कहा। तभी शूद्र का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। शूद्र ने फ़ोन चेक किया तो उसमें मोहित ने उसे कुछ देर पहले हुई इंसिडेंट की फ़ोटो भेजी थी, जिसमें निखिल अंजलि के पैर छू रहा था। शूद्र को उस फोटो में निखिल का काला पड़ा चेहरा देखकर हंसी आ गई। अंजलि ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके हाथ में फ़ोन को, उसे भी हंसी आ गई। मोहित भैया भी ना, वो कभी मजाक करना नहीं भूलते, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। लेकिन सच में शूद्र जी, इस फोटो का तो फ्रेम बनवा कर निखिल को गिफ्ट करूँगी मैं, अगर फ्यूचर में मुझे परेशान किया उसने तो। अंजलि ने शूद्र को देखते हुए कहा।
उसकी इतनी हिम्मत कभी नहीं होगी। अंजलि को मेरे होते हुए तुम्हें परेशान करे। आज ये आ तो गया है, लेकिन मोहित के होते शांति से बैठ नहीं पाएगा। शूद्र ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ अंजलि से कहा। शूद्र की बात पर अंजलि मुस्कुराने लगी। उसने फिर जल्दी से चाय कप में डाली और बाहर आ गई। शूद्र भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। मोहित को देखते ही उसने उसे बड़ी सी स्माइल पास की। अंजलि सबको बारी बारी से कप पास करने लगी। अंजलि ने पहले दादी फिर तुलसी जी को चाय दी। उसने फिर निखिल के आगे ट्रे लाई, लेकिन निखिल इस वक्त इस हालत में नहीं था कि चाय पी सके। इसलिए उसने मायूसी भरी आवाज़ से अंजलि से कहा, नो थैंक्स यू, पर मैं चाय नहीं पीता। अरे होने वाले दामाद जी, सिंपल थैंक यू। अरे भाभी कहिए, ये भाभी हैं आपकी, थोड़ी प्यार से भाभी बुला सकते हो। आप रिश्ते की शुरुआत आज से ही कर लीजिए। मोहित ने जानबूझकर निखिल को और परेशान करने को बोला। मोहित ने जानबूझकर फिर से निखिल को छेड़ा था। वही निखिल का चेहरा फिर से काला पड़ गया था, क्योंकि इस बार तो मोहित उसे मुंह से अंजलि को भाभी बुलाने के लिए कह रहा था। निखिल का चेहरा इस वक्त किसी सर्कस के बंदर से कम नहीं था। इस वक्त उसके पास अंजलि को भाभी बोलने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से आज इस सूर्यवंशी खानदान की चौखट तक पहुंचा था और किसी एक बेवकूफ़ी की वजह से वो इस परिवार की नज़रों में बुरा साबित होना नहीं चाहता था। अंजलि अंजलि भाभी, मैं चाय नहीं पीता, थैंक यू। निखिल ने जैसे कैसे अपने मुंह से अंजलि के आगे भाभी लगाया। वही राघव, जो कब से अपनी हंसी कंट्रोल करके खड़ा था, अब ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया और वो हंसते हंसते ज़मीन पर ही गिर गया। वही सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। हालांकि दादी और तुलसी जी के अलावा सभी को पता था कि राघव क्यों हंस रहा था। राघव बेटा, क्या हो गया? ये ऐसे क्यों हंस रहा है? दादी ने राघव की तरफ देखकर एक मुस्कुराहट के साथ पूछा। कुछ नहीं दादी, एक एक्सीडेंट याद आ गया। हमारे स्कूल में ना एक लड़का एक लड़की को बहुत पसंद करता था, लेकिन हमारी टीचर ने रक्षाबंधन वाले दिन उसे लड़की के हाथ में उस लड़की को राखी बंधवा दी। बेचारे को ना चाहते हुए भी उसे लड़की को बहन बोलना पड़ा। राघव ने हंसते हुए दादी को बताया। तू भी ना पागल हो गया है? इस वक्त इन सब बातों का क्या मतलब? निखिल बेटा, तुम पहली बार हमारे घर आए हो, ऐसे बिना चाय पिए जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ी सी ही पी लो। दादी ने पहले राघव से बोला और फिर निखिल को चाय पीने के लिए कहने लगी। राघव की बात सुनकर अब अंजलि और शूद्र की भी हंसी निकल गई। मोहित तो पहले से ही राघव को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी बातें सुनकर दादी जी और तुलसी जी भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन निखिल और पायल तो बुरी तरह से जल भूल चुके थे। ये सारी हरकतें मेरे इस बड़े पोते की है। इसी की संगत में रहकर तो ऐसा बिगड़ गया है। कभी भी कुछ भी सोच के हंसने लगते हो। चल अब चुपचाप बैठकर चाय पी ले, दादी ने राघव को देखकर कहा। इसके बाद मोहित ने भी चाय उठा ली और फिर राघव की बारी आई तो उसने सेम टू से टिंडो निखिल के शब्द बोल दिए, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो निखिल को चिढ़ा रहा था। अंजलि भाभी, मैं चाय नहीं पीता, थैंक यू। राघव ने अंजलि के बाद भाभी शब्द पर जोर डाला था, जो जाहिर था कि निखिल को सुनने के लिए था। राघव की बात सुनकर फिर राघव और मोहित जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें देखकर तो तुलसी जी और दादी जी भी की हंसी निकल गई। भले ही उन दोनों को बात का पता नहीं था, लेकिन अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने हंसना देख दोनों माँ खिलखिलाकर हंस रही थी। पता नहीं इन बच्चों की
आपस में क्या गुफ्तगू चलती रहती है, लेकिन जो भी हो, भगवान करे मेरे बच्चे हमेशा ही ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें। दादी ने हंसते हुए अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। वही निखिल का तो खून एकदम से सूख गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो अगले ही पल निखिल जमीन पर गिरकर रोने वाला था। वही अंजलि ने जब शूद्र को चाय का कप पकड़ाया तो शूद्र ने अंजलि का हाथ भी पकड़ लिया। अंजलि इशारों में बार बार उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन शूद्र था कि सरेआम रोमांस करने पर लगा हुआ था। निखिल तो अपने आप को कोस रहा था कि जिस पर उसने इस घर की दहलीज पैर रखा था। उसने सोचा था कि पायल उसे आज यहाँ सबसे मिलवाने के लिए लाई थी, जिस वजह से वो काफ़ी खुश था। लेकिन वो जब यहाँ आया था, उसकी खुशियों को तो मानो आज ही लग गई थी। आया तो निखिल चमकते हुए चांद की तरह था, लेकिन तक हुई बातों की वजह से निखिल काला कोयला लग रहा था। अंजलि ने बड़ी मुश्किल से शूद्र के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और फिर जाकर दादी के बगल में बैठ गई। सभी लोग आपस में कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। वही शूद्र का ध्यान तो अंजलि की तरफ था और वो दोनों आपस में सबसे अलग आंखों ही आंखों में अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। मोहित ने पहले शूद्र की तरफ देखा और फिर अंजलि की तरफ और फिर उसकी गर्दन राघव की तरफ मुड़ गई, जो ऑलरेडी कब से मोहित से के उसकी तरफ देखने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने पहले ही शूद्र और अंजलि की आंखों ही आंखों में बात करते हुए देख लिया था। यार राघव, एक शायरी याद आ रही है, मोहित ने राघव की तरफ देखते हुए कहा। जी बड़े भैया, कहिए ना। ईर्षा ईर्षा, राघव ने बड़ी एक्साइटेड में मोहित की तरफ देखते हुए पूछा। बाकी घर वालों का ध्यान भी मोहित पर था, जो उसकी शायरी सुनना चाहते थे। अर्ज किया है, मिलो कभी चाय पर, मोहब्बत के किस्से तुम्हें सुनाएंगे। मोहित ने एक शायर की एक्टिंग करते हुए बड़े जज्बे के साथ कहा। वाह वाह वाह, राघव ने बड़े इंटरेस्ट के साथ कहा कि मिलो कभी चाय पर, मोहब्बत के किस्से तुम्हें सुनाएंगे। लब चाहे चुप रहें, आंखों ही आंखों में बतलाएंगे। मोहित ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए बड़ी नाजाकत के साथ कहा। वाह भैया, क्या शायरी सुनाई है, दिल खुश हो गया। आपको तो शायर होना चाहिए था। राघव ने मोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। वही शूद्र और अंजलि के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वो जानते थे कि ये शायरी मोहित ने उन्हीं के लिए कही थी। 10वीं क्लास के बच्चे की हिंदी नोटबुक से कॉपी किया हुआ होगा इसने। शायर बनने के लिए खुद ही शायरियाँ चाहिए होती है। दादी ने मोहित की टांग खींचते हुए कहा। अरे दादी, मैं तो वक्त की नजाकत को देखकर 2 लाइनें बोल दिया, वो भी आपने मेरी तारीफ करने की जगह बेइज्जती कर दी है। मोहित ने एक छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताती हूँ। पंडित जी ने अगली 15 तारीख को मुहूर्त निकाला है, तो आज से ठीक 7वें दिन बाद हमारी शूद्र और अंजलि की शादी है। दादी ने सबकी और देखते हुए एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। वही अंजलि और शूद्र की शादी के बात सुनकर निखिल के गले में चाय अटक गई और उसे जोर जोर से खांसी आ गई। मोहित ने निखिल की पीठ सहलाना शुरू कर दी। अरे होने वाले दामाद जी, आराम से चाय पीजिए। मैं जानता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे शादी के लिए, क्योंकि इनके बाद आपका ही नंबर आएगा, लेकिन फिर भी अपनी खुशी थोड़ा आराम से सेलिब्रेट कीजिए। चाय अटकने की वजह से मर गए तो, मोहित ने निखिल की पीठ सहलाते हुए कहा। मोहित की बात सुनकर निखिल और ज़्यादा चिढ़ गया और अब इससे ज़्यादा बेहतरीन बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और ना ही वो अब अंजलि और शूद्र की शादी के बारे में और कुछ जानना चाहता था। इसलिए वो झटके से खड़ा हो गया। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है आप
अब मुझे चलना चाहिए। असल में मैं कल मुझे एक मीटिंग में जाना है जिसकी तैयारी अभी बाकी है, इसलिए मुझे अभी निकलना होगा। निखिल ने खड़े होकर सबकी तरफ देखते हुए कहा, अरे थोड़ी देर और रुक जाइए, शादी के आगे के प्लान भी सुन ही लीजिए। राघव ने एक चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ निखिल को देखते हुए कहा, नहीं नहीं, शुक्रिया, फिर कभी। आज मुझे अर्जेंटली जाना होगा। कल की मीटिंग के लिए मुझे अपने मैनेजर से थोड़ी बातें भी करनी है। निखिल ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम जाओ, जल्दी ही मुलाकात होगी। मैं जानता हूँ काम भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुलसी जी ने निखिल की तरफ देखते हुए कहा। निखिल फिर बिना एक पल गवाए हाल से दौड़ता हुआ हवा की तरह घर से बाहर निकल गया। निखिल के जाने के बाद सभी पायल की तरफ देख रहे थे, क्योंकि निखिल बिना एक नज़र पायल को देखे ही वहां से रफू चक्कर हो गया था। पायल ने एक नकली मुस्कुराहट के साथ सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, दादी माँ, वो काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ना, इसलिए बेचारा बहुत परेशान है। खैर, पायल और निखिल की बात पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर शूद्र और अंजलि की शादी के बारे में डिस्कस होने लगी। लगभग रात के 11:30 बज चुके थे, जिसके बाद अंजलि को अब थोड़ी थकावट फील हो रही थी। दादी माँ, अब मुझे चलना चाहिए, अंजलि ने दादी माँ की तरफ देखते हुए कहा। अरे आज रात यहीं रुक जाओ, देखो कितना टाइम हो गया है, जाने की क्या ज़रूरत है, ये भी तो तुम्हारा घर है। तुलसी जी ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। माँ, असल में मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी हैं जो शूद्र जी की बिला में ही पड़ी हुई है। साथ ही शादी से पहले मैं कैसे इस घर में रह सकती हूँ, और मैं जानती हूँ मेरा ही घर है, लेकिन अभी जाना सही है। कुछ दिन बाद तो वैसे भी मैं हमेशा के लिए यहीं पर आगे आपके साथ रहूंगी। अंजलि ने दादी माँ और तुलसी जी के हाथ पर अपना हाथ रखकर बारी बारी से दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है बेटा, जाओ, दवाई लेकर आराम करना और ऐसी हालत में ज़्यादा काम मत करना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरा नालायक बेटा है तुम्हारे साथ, इसे कह देना। दादी ने शूद्र की तरफ देखते हुए अंजलि से कहा। दादी की बात सुनकर शूद्र मुंह बनाने लगा। आखिर इतना बड़ा बिजनेस टाइकून शूद्र सूर्यवंशी घर में अपने आप के बारे में नालायक जैसे शब्द सुन रहा था। वही अंजलि के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। जी दादी जी, अंजलि ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। वही साइड में बैठी पायल अंजलि और फैमिली वालों की बॉन्डिंग देखकर अपने दांत पीस रही थी। उसका झगड़ा कर चुका था। पायल आज अपने लिए यहाँ आई थी, लेकिन उसके भाइयों ने जानबूझकर उसके बॉयफ्रेंड की बेइज्जती कर दी और पायल की शादी की बात हुई ही नहीं। लेकिन फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। अभी भी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया चल रहा था। हो जाओ अंजलि, कल सुबह के बाद तुम दोबारा कभी इस घर में पैर रखने के लायक नहीं बचोगी, क्योंकि जो भी होगा तब उसका जिम्मेदार तुम्हें समझेंगे। पायल ने अपने अंजलि की तरफ देखते हुए कड़वाहट भरी आवाज में फुसफुसाया, जो उसके अलावा कोई नहीं सुन सका। सबसे मिलने के बाद अंजलि शूद्र के साथ सूर्यवंशी मेंशन से निकल गई। बड़ी बड़ी सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। वही पायल की निगाहें आयुष के कमरे पर टिकी हुई थी। वही दूसरी तरफ शूद्र ड्राइव कर रहा था और अंजलि आज के बारे में सोचकर बीच बीच में मुस्कुराए जा रही थी। उसे निखिल का वो जला हुआ चेहरा याद आ रहा था, जो उसने अंजलि को भाभी बोलने के बाद बना लिया था। क्या बात है डार्लिंग, आज बड़ा मुस्कुरा रही हो। लगता है अपने एक्स हस्बैंड के मुंह से भाभी सुनकर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही है। शूद्र ने मुस्कुराते हुए अंजलि से पूछा। खुशी की बात नहीं है शूद्र जी, ये एक अलग सा एहसास है।
उसे इंसान ने मुझे प्यार के लिए इतने साल तड़पाया, मुझे कभी इज्जत की निगाहों से नहीं देखा और आज वही मेरे पैर छूकर मुझे भाभी बुलाने पर मजबूर था। अंजलि ने शूद्र की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है अंजलि। अगर निखिल दोबारा से हमारे घर की चौखट पर आया तो इससे ज़्यादा बेइज्जती होकर जाएगा और अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ, वो इसमें से ही रुकने वाला नहीं है। और साथ ही वो जो बार बार निखिल को दामाद जी बोल रहा था, उसकी आंखें साफ कह रही थी कि निखिल इस घर का दामाद कभी नहीं बन सकता। शूद्र ने एक हंसी के साथ अंजलि को कहा, मुझे तो पायल के लिए बुरा लग रहा है जो इस इंसान की बातों में आ गई। मैं अच्छे से जानती हूँ निखिल आपकी कंपनी का सपोर्ट पाने के लिए पायल को बस अपने प्यार के जाल में फंसाए हुए है, लेकिन ये बात उस लड़की को कौन समझाएगा कि निखिल उसके लिए अच्छा लड़का नहीं है। अंजलि ने थोड़ी परेशानी भरी आवाज़ में शूद्र से कहा, मेरी बहन ने तुम्हें जेल तक भिजवा दिया, लेकिन तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत। सच में मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस कलयुग में क्या कर रही हो। तुम्हें सतयुग में पैदा होना चाहिए था डार्लिंग। शूद्र ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो एक लड़की ही है ना, और वैसे भी कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। शूद्र की वो तो एक सिचुएशन होती है जो एक इंसान को अच्छा या बुरा करने में मजबूर कर देती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि इस वक्त रहते पायल संभल जाए। अंजलि ने एक सीरियस आवाज़ में कहा, और मैं चाहता हूँ वक्त रहते तुम समझ जाओ कि दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना तुम समझती हो। तुम बहुत ज़्यादा साफ और सीधी हो अंजलि, लेकिन ये दुनिया शरीफ लोगों के लिए नहीं बनी। इस दुनिया को सुधारने के लिए श्री राम को भी अगला जन्म श्री कृष्ण के रूप में लेना पड़ा था। शूद्र ने अंजलि को समझाते हुए कहा, मुझे लगता नहीं था कि आप भी कभी धार्मिक बातें कर सकते हो। अंजलि ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्यों, मेरी शक्ल पर लिखा है क्या मैं नास्तिक हूँ? मेरा नाम शूद्र है जो मोहित के नाम से प्रेरित है और मैं शिव जी का भक्त हूँ, समझी? माना मैं बिजनेस लाइफ की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मैं शिव जी का पूजा पाठ भी करता हूँ। शूद्र ने अंजलि को देखकर चलाते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा, इसलिए महादेव ने मेरी मदद के लिए आप जैसे भक्त को भेजा। अंजलि ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा और खिड़की से बाहर देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ शूरबंसी मेंशन में पायल आयुष के कमरे में बैठी हुई थी। उसने तो पहले जानबूझकर किसी तरह से आयुष की नींद खराब की और फिर आयुष को अंजलि के खिलाफ भड़काने के अपने मकसद पर अपना काम करने लगी। देखा आयुष, आज वो तुमसे बिना मिले चली गई। लगता है अब वो तुमसे प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा वो चाहती थी तुम्हारे पापा से शादी तो उसकी होने ही वाली है। अब उसे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और साथ ही अब तो उसका खुद का एक बच्चा होने वाला है। पायल ने एक मासूम सा चेहरा बनाते हुए आयुष को डराते हुए कहा, नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। वो जरूर ही मेरे सोते हुए मुझे देखने आई होंगी। आयुष ने नम आंखों से पायल की तरफ देखते हुए कहा, आयुष बेटा, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहती, ना ही जितना मुझे लगता है। इस घर में सबसे समझदार तुम ही हो, बाकी लोग तो उसकी असलियत नहीं देख पा रहे, लेकिन कम से कम तुम तो समझो। तुम चाहे तो किसी से भी पूछ लेना, उसने तुम्हारे बारे में जिक्र तक नहीं किया और यहाँ से चली गई। और तुम जानते हो वो प्रेग्नेंट भी है, यानी कि तुम्हारा एक छोटा भाई आने वाला है। और तुम तो जानते ही हो छोटे भाई को बड़े भाई से ज़्यादा प्यार मिलता है। ऊपर से तुम तो हो भी सौतेले, आखिर कोई भी अपने बच्चे को छोड़कर किसी और के बच्चे को प्यार क्यों करेगा?
आयुष, तुमने तो टीवी में भी देखा होगा, सौतेली माँ कभी भी बच्चे को प्यार नहीं कर सकती। तो तुम अंजलि से उम्मीद क्यों लगा कर बैठे हो? अब तो उसका खुद का एक बच्चा होगा, फिर वो तुम पर ध्यान क्यों देगी? लेकिन अगर अभी भी तुम्हें सही लगती है मेरी बात तो ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ? वो तुम्हारे सारे खिलौने अपने बच्चे को देगी और तुम्हारे सारे फेवरेट स्नैक्स वो खा जाएगा। पायल ने जानबूझकर आयुष के अंदर डर भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता पायल बुआ, मुझे किसी ने नहीं बताया। क्या वो सच में वो ऐसा करेंगे? मेरे सारे खिलौने वो अपने बेटे को दे देंगे, मेरे सारे स्नैक्स वो अपने बेटे को खिला देंगी। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। आयुष ने आंसू बहाते हुए कहा। आयुष अभी 4 साल का ही था। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि पायल उसे अंजलि के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। उसे पायल पर यकीन था, क्योंकि पायल उसकी बुआ थी, इसलिए वो समझ रहा था कि शायद सच में अंजलि शूद्र से शादी करने के बाद उससे अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, और जब अंजलि और शूद्र का अपना बेटा हो जाएगा तो अंजलि आयुष पर जरा भी ध्यान नहीं देगी, उसे मारेगी और उसके सारे खिलौने छीन कर अपने बेटे को दे देगी। बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ कि अंजलि को अपनी सौतेली माँ मत बनने दो। देखो, उसने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा भाई आने वाला है। मुझे लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करती। देखो, उसके आते ही घर में सभी लोग तुझे भूलकर उसकी तरफदारी करने लगे। इस तरह उसके बेटे के आते ही सभी लोग तुम्हें भूलकर छोटे बच्चे को प्यार करेंगे। पायल ने आयुष को भड़काते हुए कहा, तो फिर आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? आयुष ने आंसू बहाते हुए पायल को देखकर कहा, बेटा, मैं तो तुम्हें शुरू से ही समझा रही हूँ कि अंजलि और अपने पापा की शादी मत होने दो, लेकिन अब तो उसने घर वालों को भी मना लिया। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। पायल ने आयुष चेहरा बनाते हुए कहा। आयुष तो बुरी तरह से डर चुका था। कल का सूरज एक नई चुनौती लेकर आने वाला था। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों।